गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे कि जो आपका एंशिएंट हिस्ट्री है उसके बारे में क्या क्या एविडेंस यानी कि स्रोत मिले हुए हैं। तो उन सबको जानने से पहले हम ये जानेंगे कि प्रागैतिहासिक काल होता क्या है। तो प्रागैतिहासिक काल हम उस काल को कहते हैं जिसमें कुछ लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है। जैसे हमने पुरानी क्लासेस में भी डिस्कशन किया था कि प्रागैतिहासिक काल उस काल को बोलते हैं जिसमें कोई भी लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है, यानी कि कुछ लिखा हुआ नहीं मिला, और जिसमें मानव का जीवन अपेक्षाकृत पूर्णतः सभ्य नहीं था। यहाँ पर जो सभ्य शब्द यूज़ किया गया है तो उसका मतलब क्या है यहाँ पर कि उनकी किसी भी चीज़ में रेगुलरिटी नहीं थी। एक जो सिस्टमेटिक वे होता है ना रहने का, वो नहीं था, इसलिए हम उसको असभ्य बोल सकते हैं। या फिर क्या लिखा है यहाँ पर, अपेक्षाकृत पूर्णतया सभ्य नहीं था। उस काल को हम क्या बोलते हैं, प्रागैतिहासिक काल। यानी कि प्रागैतिहासिक काल एक ऐसा काल है जहाँ पे कोई लिखित सामग्री तो उपलब्ध नहीं था, और मानव का जीवन जैसा हम आज की डेट में अपेक्षा करते हैं कि हाँ वो ऐसा रेगुलरिटी जो है, एक मैनरफुल लाइफ है, वो नहीं थी। तो उस काल को हम क्या बोलते हैं, प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। फिर इस काल का पता कैसे करें, है ना। तो इस काल का जो इतिहास है वो पुरातात्विक साधनों से ज्ञात होता है। यानी कि जो ये काल है प्रागैतिहासिक काल, इसका जो इतिहास है वो हम कैसे पता चलता है, पुरातात्विक साधनों से पता चलता है। इस काल को 3 भागों में विभाजित किया है। प्रागैतिहासिक काल है ना जो, उसको 3 भागों में विभाजित किया है। कौन कौन से हैं वो 3 भाग? नंबर 1 पुरापाषाण काल, नंबर 2 मध्यपाषाण काल, नंबर 3 नवपाषाण काल। इनको हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। जो पुरापाषाण काल है ना, अभी इतना जान लीजिए कि जो पुरापाषाण काल है उसका जो टाइम पीरियड है वो कितना है, अज्ञात काल से लेकर के 8000 ईसा पूर्व तक। मध्यपाषाण काल का जो समय है वो 8000 ईसा पूर्व से लेकर 4000 ईसा पूर्व। नवपाषाण काल का समय क्या माना गया है, 4000 ईसा पूर्व से लेकर के 2500 ईसा पूर्व तक का। ये जो समय है ना, ये कहीं पर भी फिक्स नहीं मिला है। इनको हमने क्या किया है, जो भी हमें साक्ष्य मिले हैं उनके आधार पर हमने इनको समय निर्धारित किया है। ये कोई फिक्स नहीं है, ये हाइपोथेटिकल डेट्स हैं, ठीक है, मानी हुई यानी कि अनुमानित है। अब है आदि ऐतिहासिक काल क्या होता है। जैसे हमने देखा ना, इतिहास को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं, प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो हमने जान लिया प्रागैतिहासिक काल क्या होता है। अब बात करेंगे आदि ऐतिहासिक काल क्या होता है। तो आदि इतिहास ऐसा इतिहास होता है, मतलब इतिहास का वो काल होता है, वो समय होता है जहाँ पे लेखन कला के प्रमाण तो मिल गए, हमें लिखा हुआ कुछ तो मिल गया, लेकिन हम उसको क्या नहीं कर पाए, पढ़ नहीं पाए, उसको समझ नहीं पाए। तो ऐसे काल को हम क्या बोलते हैं, आदि ऐतिहासिक काल बोलते हैं। जैसा इसमें लिखा क्या है, इतिहास का ऐसा काल जिसके लिए लेखन कला के प्रमाण तो हैं, यानी कि एविडेंसेस तो हैं लिखे हुए, लेकिन या तो वे अपुष्ट है, मतलब जिसकी पुष्टि नहीं की जा सकती है, या फिर उनकी गूढ़ लिपि को समझना कठिन है, यानी उनकी जो लिखी हुई लिपि है उसको हम समझ नहीं पा रहे, 2 में से एक कोई चीज़ है। तो इस काल को हम क्या बोलते हैं, आदि ऐतिहासिक काल बोलते हैं। तो हमने इस काल को कैसे जाना, तो इस काल के इतिहास लेखन के लिए साहित्यिक एवं पुरातात्विक साधनों का प्रयोग किया गया। देखो, जो प्रागैतिहासिक काल है ना, उसमें साहित्यिक साधनों का प्रयोग नहीं किया, लेकिन जो आदि ऐतिहासिक काल है उस काल के लिए क्या, साहित्यिक एवं पुरातात्विक साधनों का प्रयोग किया जाता है। इस काल के अंतर्गत 2500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य का काल आता है। यानी आदि ऐतिहासिक काल एक ऐसा काल है जिसके अंतर्गत कौन सा समय आता है, 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व के मध्य का समय आता है या काल आता है। अब बात करेंगे ऐतिहासिक काल की। ऐतिहासिक काल ऐसा काल होता है जिसमें लिखित सामग्री उपलब्ध है और जिसमें मानव सभ्य बन चुका है, यानी कि एक मैनरफुल लाइफ अब इंसानों ने जीना स्टार्ट कर दी। ऐसे काल को क्या बोलेंगे, ऐतिहासिक काल बोलेंगे। उस काल के अंतर्गत 600 ईसा पूर्व के बाद का काल आता है जिसे ऐतिहासिक काल कहते हैं।
यानी ऐतिहासिक काल वो काल है जिसमें 600 ईसा पूर्व के बाद से जो समय चालू होता है ना, उसके बाद का समय पूरा वर्तमान तक, वो उसको क्या बोलेंगे, ऐतिहासिक काल। जो भी 600 ईसा पूर्व के बाद का काल आता है उसे ऐतिहासिक काल बोलते हैं। जो हमारा प्राचीन इतिहास है ना, प्राचीन भारत का इतिहास है, उसको जानने के स्रोत यानी कि जो सोर्सेज हैं वो क्या क्या हैं। एक तो है पुरातात्विक स्रोत, दूसरा है साहित्यिक स्रोत, तीसरा है विदेशी यात्रियों का विवरण। इन 3 चीज़ों से हम अपने प्राचीन इतिहास को जानते हैं। अब देखो, हम बारी बारी सबको डिस्कस करेंगे। इसमें जो विदेशी यात्रियों के विवरण है, यानी कि क्या, जो फॉरेन वगैरह से जो ट्रैवलर्स आए हैं ना, जो भी विदेशी यात्री आए हैं, वो भारत रुके हैं या उन्होंने भारत के बारे में जो भी सुना है या समझा है, तो उन्होंने अपनी खुद की लिखित कुछ डॉक्यूमेंट तैयार किए हैं कि भारत में ऐसा होता था, उस समय ऐसा होता था। उसके बेसिस पर भी हम अपनी हिस्ट्री को जान सकते हैं, या हमने अपनी हिस्ट्री को जानने की कोशिश करी है। तो किन किन चीज़ों से, एक तो कौन कौन से सोर्सेस, एक तो पुरातात्विक स्रोत है, दूसरा साहित्यिक स्रोत, तीसरा विदेशी यात्रियों के विवरण। अब हम बात करेंगे ये पुरातात्विक स्रोत होते क्या हैं। हम तो सुन रहे हैं कि ठीक है, आपने बताया कि प्रागैतिहासिक काल जो है उसको हमने पुरातात्विक स्रोत की तरह से जाना, मतलब पुरातात्विक स्रोत के माध्यम से हमने जाना है। जो और जो हमारा आदि ऐतिहासिक कालों से हमने साहित्यिक एवं पुरातात्विक स्रोतों का उपयोग किया है। लेकिन ये पुरातात्विक स्रोत है क्या? तो प्राचीन इतिहास को जानने के लिए जो पुरातात्विक सामग्रियां हैं ना, वो सर्वाधिक प्रमाणिक है। पुरातात्विक जो स्रोत होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जैसे क्या, एग्जाम्पल बताओ। तो एग्जाम्पल हैं अभिलेख, मुद्राएं, स्मारक एवं भवन यानी मोन्यूमेंट्स, और जो भी मकान वगैरह हैं, भवन है ना, और मूर्तिकला, चित्रकला, अवशेष, ये क्या है, पुरातात्विक स्रोत हैं। कौन कौन से? अभिलेख, हम इनको पुरातात्विक स्रोत बोलते हैं। अभिलेख, मुद्राएं, स्मारक एवं भवन, मूर्तिकला, चित्रकला और अवशेष मिले हैं। ये सब किसके एग्जाम्पल हो गए? पुरातात्विक स्रोत के। अब बात करते हैं ये अभिलेख क्या होते हैं। तो क्या लिखा है? अभिलेख पाषाण शिलाओं, स्तंभों, ताम्रपत्रों, दीवारों, मुद्राओं एवं प्रतिमाओं पर उत्खनित हैं। जो अभिलेख है ना, वो पत्थर की जो शिला होती है उस पर, या किसी स्तंभ पर, या किसी ताम्रपत्र पर, या दीवार पर, या किसी सिक्के या मुद्रा वगैरह पर, या प्रतिमाओं पर जो कुछ भी लिखा हुआ है, यानी कि उत्खनित है ना। उत्खनित मतलब गुदा हुआ या लिखा हुआ, उसको ही हम क्या बोलते हैं? अभिलेख होते हैं। अब जो लोग क्या करते हैं, अभिलेख का अध्ययन करते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एपिग्राफी बोलते हैं। यानी कि अभिलेखों के अध्ययन को हम एपिग्राफी कहते हैं। सर्वाधिक प्राचीन पठनीय अभिलेख अशोक के हैं, यानी कि जो पढ़े जा सके हैं और सबसे प्राचीन हैं वो अभिलेख कौन से हैं? अशोक के। और इसकी भाषा कौन सी? कई बार प्री में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो अशोक के अभिलेख हैं वो किस भाषा में हैं। तो दोस्तों, वो प्राकृत भाषा में लिखे हैं। यानी सर्वाधिक प्राचीन पठनीय अभिलेख जो अशोक के हैं ना, वो प्राकृत भाषा में हैं। पूर्व हैदराबाद राज्य में स्थित, मतलब जो पहले जो हैदराबाद राज्य हुआ करता था, पूर्व वाला जो पूर्व हैदराबाद राज्य है, वहाँ पे मास्की और गुर्जरा आज के डेट में मध्य प्रदेश में आता है ना। तो जो पूर्व हैदराबाद राज्य में स्थित थे मास्की एवं गुर्जरा, उनसे भी हमें अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अब वो जो मास्की और गुर्जरा से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं ना, उससे क्या स्पष्ट हुआ है? उस समय ये पता चला है कि जो अशोक थे वो देवताओं के प्रियदर्शी राजा कहा गया है उनको। यानी अशोक को क्या बोला गया है? प्रियदर्शी, जिसका अर्थ क्या होता है? देवताओं का प्रिय राजा, वो कहा गया है। अशोक के अधिकांश अभिलेख जो हैं वो ब्राह्मी लिपि में हैं। ज़्यादातर किस लिपि में है? ब्राह्मी लिपि में है। ये ब्राह्मी लिपि क्या होती है? जो बाएं से लेकर दाएं लिखी जाती है। जो बाएं से दाएं लिखी जाती है उसी को हम क्या बोलते हैं? ब्राह्मी लिपि बोलते हैं। पश्चिमोत्तर प्रांत से प्राप्त उसके अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अभिलेख तो ठीक है उसके ब्राह्मी लिपि में है ना, लेकिन जो पश्चिमोत्तर
जो पश्चिमोत्तर प्रांत से मतलब मिले हैं ना उसके अभिलेख, उसमें खरोष्ठी लिपि लिखी हुई है। यानी जो वेस्टर्न नॉर्थ पार्ट था ना, वहाँ से जो अभिलेख मिले हैं उसमें जो लिपि लिखी है, अब वो ब्राह्मी लिपि नहीं लिखी, वो खरोष्ठी लिपि लिखी। और खरोष्ठी लिपि कैसी लिपि होती है, जो दाएं से लेकर के बाएं लिखी जाती है। खरोष्ठी लिपि क्या है, जो दाएं से बाएं लिखी जाती है, उससे मिले हैं उनके पश्चिमोत्तर साइड में, इस लिपि में उनके अभिलेख मिले हैं। पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान से प्राप्त अशोक के शिलालेखों में यूनानी एवं आर्मेयिक लिपियों का प्रयोग हुआ है। अशोक के जो अभिलेख है ना, वो कई सारी जगहों से मिले हैं, है ना। तो इसमें अलग अलग जगह से मिलेंगे तो अलग अलग उसमें लिपि वगैरह भी मिलेंगी। तो वहीं हम देखेंगे कि जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान से जो अशोक के शिलालेख मिले हैं ना, वो यूनानी और आर्मेयिक लिपियों में उसमें यूज़ हुआ है। किसका यूज़ हुआ है, यूनानी एवं आर्मेयिक लिपियों का प्रयोग किया गया है। अब जो अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप को 1837 ईस्वी में सफलता मिली। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा प्री पॉइंट ऑफ व्यू में, ऐसे कि जो अशोक के जो अभिलेख हैं उसको सर्वप्रथम कब पढ़ा और किस वर्ष में पढ़ा, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, जेम्स प्रिंसेप द्वारा सन 1837 में इन अशोक के अभिलेखों को पढ़ा गया, या उन्होंने सर्वप्रथम सफलता मिली उनको। अब सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख 2500 ईसा पूर्व के हैं, जो हड़प्पा कालीन है। ये तो हो गई पढ़ने वाली बात, लेकिन अब हम बात करते हैं सबसे प्राचीन अभिलेख की। तो जो सबसे प्राचीन अभिलेख है ना, वो 2500 ईसा पूर्व के माने गए हैं, कि जो हमें सबसे पुराने अभिलेख मिले हैं वो हड़प्पा काल के हैं, और जो कि हमें 2500 ईसा पूर्व के हैं। ठीक है, जो मिले हुए हैं, जो मोहरों पर उसमें है क्या, ठीक है, वो 2500 ईसा पूर्व के जो हड़प्पा कालीन अभिलेख हैं उसमें है क्या, तो उसमें क्या है, मोहरों पर भाव चित्रात्मक लिपि में अंकित हैं। यानी कि उसमें कुछ चित्र बने हुए हैं जिसमें उनकी भावना व्यक्त की गई हैं। ठीक है, जिनका प्रमाणिक पाठ अभी तक असंभव बना हुआ है, यानी कि हम उसको पढ़ नहीं सके, हम उसको क्या नहीं कर सके, पढ़ नहीं सके। देखो जो अभिलेख है ना, इसकी भी अलग अलग स्टेजेस होती हैं। जैसे प्रथम श्रेणी के अभिलेख, जो अभिलेख है ना, हमने इनको क्या किया, 3 श्रेणियों में बांट दिया है। प्रथम श्रेणी के अभिलेख वो अभिलेख होते हैं जिसमें ऐसे अभिलेख हैं जिसमें जो उस समय की जो प्रजा वगैरह होती थी ना, तो उनके अधिकारों, जनता के लिए जारी किए गए सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक, राज्यादेशों एवं निर्णयों की सूचना रहती है। जैसे अशोक के अभिलेख थे, है ना, तो उसमें ये हो कि वो अपनी प्रजा के लिए ये कर रहा है, उसकी योजनाएं वगैरह दी गई हैं। यानी कि जो भी उस टाइम की पॉलिटिक्स या सोशल लाइफ रही होगी, उन सब के बारे में जो भी उत्खनन है, यानी कि लिखा हुआ मिला है, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रथम श्रेणी के अभिलेख। और इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, अशोक के अभिलेख। अब बात करेंगे द्वितीय श्रेणी के अभिलेख, है ना। तो द्वितीय श्रेणी के वे अनुष्ठानिक अभिलेख हैं। कौन से अभिलेख हैं, जिन्हें बौद्ध, जैन, वैष्णव, शैव आदि संप्रदायों के मत अनुयायियों ने स्तंभों, प्रस्तर फलकों, मंदिर एवं प्रतिमाओं पर उत्कीर्ण कराया है। सिंपल है, देखो जो भी आपके रिलीजन से संबंधित है, यानी कि आपके धर्म से संबंधित है, जैसे कि कौन कौन से धर्म, बौद्ध, जैन, वैष्णव, शैव, ऐसे जितने भी संप्रदाय हैं, है ना, या उनके जो भी अनुयायी वगैरह जो थे, अनुयायी थे, फॉलोअर्स थे उनके, उनने क्या किया, कोई भी जैसे स्तंभ वगैरह है, या कोई पत्थर है, या कोई मंदिर है, या प्रतिमा है, उस पर कुछ ना कुछ लिखा हुआ, यानी उत्कीर्ण कराया है, तो उसको हम क्या, उसको हमने किस स्टेज में डिवाइड कर दिया, उसको हम बोलेंगे द्वितीय श्रेणी के अनुष्ठानिक अभिलेख हैं। फिर बात करेंगे थर्ड स्टेज की, तृतीय श्रेणी के अभिलेख। अब तृतीय श्रेणी के अभिलेख क्या होते हैं, जिसमें राजाओं की विजय प्रशस्तियों का आख्यान है। तो मतलब ऐसे अभिलेख है ना, थर्ड स्टेज के अभिलेख वो हैं जिसमें सिर्फ राजाओं की विजय लिखी है, उनकी तारीफ लिखी है, लेकिन उनकी कोई भी बुराई नहीं लिखी है, उसको हम थर्ड स्टेज वाले अभिलेख बोलेंगे, या तृतीय श्रेणी के अभिलेख बोलेंगे। ठीक है, तो प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी अभिलेख को हमने 3 भागों में बांटा हुआ है। ठीक है, प्रथम श्रेणी के अभिलेख वे अभिलेख हैं जिसमें अधिकारों,
जनता के लिए जारी किए गए जो भी अधिकार हैं या सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक राज्योदेशों के निर्णय की सूचना रहती है। और द्वितीय श्रेणी के अभिलेख वो होते हैं जिसमें धर्म की बात की गई है, यानी कि बौद्ध, जैन, वैष्णव, शैव, इन सभी संप्रदाय वगैरह ने के जो अनुयायी हैं उन्होंने स्तंभ, प्रस्तर फल को मंदिरों और प्रतिमाओं पर उत्कीर्ण करवाया है। थर्ड स्टेज में राजाओं की, जिसमें सिर्फ तारीफ लिखी है। अब बात करेंगे ऐसे पॉइंट्स की जो प्री में बहुत पूछे जाते हैं, है ना। मेंस में भी कई बार पूछ लेते हैं ऐसे 2 मार्क, जैसे कोई क्वेश्चन दे दिया बड़ा तो उसमें थोड़ा सा क्वेश्चन इसका भी लगा दिया, ठीक है। तो अब जैसे इसमें अभिलेख बात करें तो हमने यहाँ पे 14 अभिलेख की बात कर रहे हैं, ठीक है। नंबर 1 कौन सा है? हाथी गुम्फा अभिलेख। पहले हम किसकी बात कर रहे हैं? हाथी गुम्फा अभिलेख की। हाथी गुम्फा अभिलेख ऐसा अभिलेख है जिसकी कोई भी डेट नहीं लिखी है, कोई डेट नहीं है। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? तिथि रहित अभिलेख का नाम क्या है? ऑप्शन दे देंगे वो आपको, जैसे जूनागढ़ दे दिया ऑप्शन में, नासिक दे दिया, प्रयाग दे दिया, हाथी गुम्फा दे दिया। तो उसका राइट आंसर क्या है? हाथी गुम्फा अभिलेख एक ऐसा अभिलेख है जो तिथि रहित अभिलेख है, जिसमें कलिंग राजा खारवेल के बारे में वर्णन है। जिसमें किसके बारे में लिखा है? कलिंग राजा खारवेल के बारे में लिखा हुआ है। किसमें लिखा है? हाथी गुम्फा अभिलेख में। जो वहीं देखेंगे जूनागढ़ अभिलेख कौन सा अभिलेख है? गिरनार अभिलेख है, जिसमें रुद्रदामन जो शासक थे ना, रुद्रदामन, उनके बारे में लिखा हुआ है। उसमें किस बात की जानकारी मिलती है? तो उसमें सुदर्शन झील के बारे में जानकारी मिलती है। तो आपसे पूछ लिया जाएगा सुदर्शन झील है, सुदर्शन झील की जानकारी किसमें मिलती है? तो वो मिलती है आपके जूनागढ़ अभिलेख में। इसको हम गिरनार अभिलेख भी बोलते हैं। फिर बात करेंगे नासिक अभिलेख की। नासिक अभिलेख एक ऐसा अभिलेख है जो गौतमी, बलश्री तथा सातवाहनों की उपलब्धियों के बारे में बताता है। फिर बात करेंगे प्रयाग स्तंभ अभिलेख। प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त के बारे में लिखा हुआ है उसमें, प्रयाग स्तंभ अभिलेख में, जिसमें उनकी विजयों की जानकारी मिलती है। समुद्रगुप्त की जो भी जीत है या जो भी विजय है उसके बारे में जानकारी मिलती है। ऐहोल अभिलेख बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है कि जो ऐहोल अभिलेख है वो उसमें किस शासक की जानकारी मिलती है। तो दोस्तों ऐहोल अभिलेख में पुलकेशिन द्वितीय की जानकारी मिलती है। मंदसौर अभिलेख है आपका। मंदसौर अभिलेख में मालवा नरेश यशोवर्मन की जानकारी मिलती है। जो मालवा के नरेश थे या मालवा के राजा थे यशोवर्मन, उनकी जानकारी मिलती है आपके मंदसौर अभिलेख से। इसमें क्या है? रेशम बुनकरों की श्रेणियों की जानकारी मिलती है। एक क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर नहीं मतलब प्रीवियस ईयर में, कि रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी कौन से अभिलेख से मिलती है? तो दोस्तों इसकी जानकारी मंदसौर अभिलेख से मिलती है, जो कि मालवा नरेश यशोवर्मन का अभिलेख है। उनकी भी जानकारी इसमें मिलती है। ग्वालियर अभिलेख में किसकी जानकारी मिलती है? तो ग्वालियर अभिलेख में प्रतिहार नरेश भोज की जानकारी मिलती है। भितरी एवं जूनागढ़ अभिलेख में स्कंदगुप्त की जानकारी मिलती है, और उसमें स्कंदगुप्त द्वारा हूणों पर विजय का विवरण मिलता है कि उन्होंने किस प्रकार से हूणों को हराया और जीत हासिल करी। उन सब का वर्णन भितरी एवं जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। देवपाड़ा अभिलेख, इसमें क्या है? बंगाल शासक जो विजयसेन है ना, उनकी जानकारी मिली है। बांसखेड़ा और मधुबन अभिलेख वो अभिलेख हैं जिन पर हर्षवर्धन की उपलब्धियों पर प्रकाश, जो भी उनकी उपलब्धियां रही हैं उन सब के बारे में जानकारी मिलती है। बालाघाट एवं काले अभिलेख एक ऐसा अभिलेख है जिसमें सातवाहनों की उपलब्धियों का पता चलता है। फिर अयोध्या अभिलेख, जिसमें शुंगों की उपलब्धियां लिखी हुई हैं। अयोध्या अभिलेख शुंगों की उपलब्धियां। भरूच अभिलेख जो है आपका, उसमें क्या है? शुंग नरेश शब्द खुदे होने से शुंगों द्वारा निर्मित, उसमें एक शब्द मिला है। भरूच अभिलेख है, उसमें एक शब्द मिला है शुंग नरेश, जिसका मतलब क्या है? यह शुंगों द्वारा बनाया गया, इसका पता चलता है। फिर एरन अभिलेख बहुत बार पूछा गया। सती प्रथा का जो पहला लिखित साक्ष्य है वो किस में मिला और वो किसका है? सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किस अभिलेख में मिला और वो किसका है? तो उसका आंसर है सती प्रथा का प्रथम जो लिखित साक्ष्य है वो एरन अभिलेख है, जो कि भानुगुप्त का है। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो भागवत धर्म है वो विकसित होने का जो प्रमाण है, भागवत धर्म के विकसित होने का प्रमाण है, वो कहाँ से मिला? तो जो गैर राजकीय अभिलेखों में
यवन राजदूत यानी कि गैर राज के, यानी जो भारत के नहीं थे, है ना। तो ऐसे जो अभिलेख थे, यवन का एक राजदूत था जिसका नाम था हेलियोडोरस, ठीक है। तो जो हेलियोडोरस का बेस नगर प्राचीन नाम है जिसका वर्तमान में नाम है विदिशा, ठीक है। तो हेलियोडोरस का जो अभिलेख मिला है, हेलियोडोरस का कौन सा अभिलेख है? गरुड़ स्तंभ लेख। तो इससे जो उल्लेख इससे एक लेख प्राप्त हुआ है जिसमें क्या हुआ है, द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण मिलता है। यानी जो हेलियोडोरस का बेस नगर में जो करुण स्तंभ लेख मिला है ना, उससे ये उल्लेख होता है कि द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य भारत में, मतलब सेकंड सेंचुरी में क्या हुआ था, द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में क्या हुआ था, मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित हुआ था, इसका हमें प्रमाण मिलता है। गरुड़ स्तंभ लेख हेलियोडोरस का है जो विदिशा से प्राप्त हुआ। उससे हमें ये जानकारी मिलती है कि द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य भारत में यानी सेकंड सेंचुरी चल रही थी ना, उसके मिड टाइम में, यानी उसके बीच में भारत में क्या होने लगा, भागवत धर्म का विकास होने लगा, ऐसा प्रमाण मिलता है। अब जो शब्द है भारतवर्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये फैक्ट लिख लेना। भारतवर्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है। जो भारतवर्ष शब्द है उसका सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? हाथी गुम्फा अभिलेख। और दुर्भिक्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो दोस्तों ये सौगोरा अभिलेख से मिलता है। एरन जो कि मध्य प्रदेश में है, वहाँ पे बरा भगवान पर हूणराज तोरमाण का लेख अंकित है। यानी कि एक स्थान है एरन जो कि मध्य प्रदेश में है, वहाँ पर क्या मिला है, बरा भगवान है ना, जो उन पर जो हूणराज था, हूण का जो राजा था तोरमाण, उनका कुछ लेख अंकित है वहाँ पे, मतलब कुछ लिखा हुआ मिला है उनके बारे में। अब बात करते हैं ये भूमि अनुदान पत्र क्या होता है। तो भूमि अनुदान पत्र ये प्रायः तांबों की चादरों पर उत्कीर्ण है, यानी एक तांबे की चादर सी है बनी हुई है, उस पर लिखा हुआ है। इनमें राजाओं, सामंतों, राजा और उनके जो भी अंडर काम करते थे ना, तो वो सामंत उनको कहते थे, मैं आगे बताऊंगी। तो इनमें राजाओं और सामंतों द्वारा भिक्षुओं, ब्राह्मणों, मंदिरों, बिहारों, जागीरदारों और अधिकारियों को दिए गए गांव, भूमि और राजस्व संबंधी दोनों का विवरण है। यानी सीधी सी बात यह है कि एक तांबे की चादर सी बनी हुई है, और जो राजा और जो सामंत होते थे ना, उनके द्वारा, जो भी राजा होते थे और उन सामंत होते थे, तो उनके द्वारा जो भिक्षु हैं या जो ब्राह्मण हैं या कोई मंदिर हो गया या कोई घूमने वाली जंगल हो, मतलब घूमने वाले उद्यान वगैरह हो गए जिनको बिहार बोलते हैं, या कोई जागीरदार है या कोई अधिकारी है, तो उनको आपने कितनी गांव दिया है, गांव में कितना भूमि दिया है, कौन सा गांव दिया या राजस्व संबंधी जो भी दान दिया है, उन सब का विवरण लिखा होता था। उसको हम भूमि अनुदान पत्र बोलते हैं। अनुदान यानी इतनी भूमि उनको दी है, समझ रहे हो, जो किस भाषा में, ठीक है, इसमें विवरण दिया है, लेकिन ये भाषा कौन सी में दिया है, तो ये प्राकृत भाषा में है, ये संस्कृत भाषा में है, ये तमिल में भी है, ये तेलुगु भाषा में। अगर कहीं पे भूमि अनुदान पत्र की बात हो रही है तो उसमें समझ जाइए कि ये क्या होता है, एक तांबे का एक चादर सी बनी होती है, उस पर इन सब के बारे में राजस्व संबंधी जो भी विवरण है वो लिखा रहता है। और इनकी भाषा है तो वो प्राकृत, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, ये सब है। अब विदेशी अभिलेख की बात कर लेते हैं। जो विदेशों से प्राप्त अभिलेख हैं, है ना, उसमें क्या है, एशिया माइनर में बोगाजकोई नामक स्थल से लगभग ईसा पूर्व 1400 का संधि पत्र अभिलेख मिला है, जिसमें मित्र, वरुण, इंद्र एवं नासत्य नामक देवताओं के नाम उत्कीर्ण मिलते हैं। आपसे क्वेश्चन सिर्फ ऐसा पूछा जाएगा, बोगाजकोई, है ना, बोगाजकोई में किसका वर्णन मिलता है,
एक एशिया माइनर में एक जगह है बोगाजकोई। उस समय क्या हुआ कि जब 1400 ईसा पूर्व का समय था ना, तो उसमें एक हमें संधि पत्र मिला है। और उस संधि पत्र जो संधि पत्र अभिलेख मिला है ना, उसमें मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य जैसे वैदिक देवताओं का वर्णन किया गया है। बोगाजकोई बहुत बार पूछा गया, तो ये पूछ लेते हैं कि मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य जैसे जो वैदिक देवताओं हैं, इनके नाम किस अभिलेख में वर्णित है या उत्कीर्णित है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, बोगाजकोई अभिलेख। या बोगाजकोई में क्या है, तो मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य देवताओं की जानकारी दी गई है। उसी टाइप से है, मिस्र के तेलुअल अमनों में मिट्टी की कुछ तख्तियाँ मिली हैं। यानी कि मिट्टी की कुछ तख्तियाँ बनी हुई मिली हैं, जिन पर बेबीलोनिया के कुछ शासकों के नाम उत्कीर्ण हैं, जो ईरान व भारत के आर्य शासकों के नाम जैसे हैं। यानी मिस्र में एक जगह है तेलुअल, उसमें क्या, तेलुअल अमनो, उसमें क्या है, कुछ मिट्टी का कुछ तख्ती टाइप की मिली है। उसमें शासकों के जो नाम लिखे हैं ना, वो बिल्कुल नाम उनके जैसे हैं जैसे कि जो भारत के आर्य या ईरान के आर्य के शासक के होते थे। फिर है पारसीपोलिल एवं बेहिस्तून अभिलेख। पारसीपोलिल एवं बेहिस्तून अभिलेखों से क्या पता चलता है कि जो ईरानी सम्राट दारा प्रथम था ना, उसने सिंधु नदी घाटी पर अधिकार कर लिया था। यानी ये सिंधु घाटी पर जो अधिकार का प्रमाण है ईरानी सम्राट दारा प्रथम द्वारा, वो किससे पता चलता है, पारसीपोलिल एवं बेहिस्तून अभिलेख। सो ये याद रखना है कि पारसीपोलिल एवं बेहिस्तून अभिलेखों से पता चलता है कि जो ईरानी सम्राट का नाम क्या था, दारा प्रथम, उसके द्वारा सिंधु नदी घाटी पर अधिकार कर लिया गया था। अब मुद्राएं, तो 206 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक, 206 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक के भारतीय इतिहास का ज्ञान हमें मुख्य रूप से किसकी सहायता से मिलता है, मुद्राओं की सहायता से। यानी कि जो भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं किस टाइम पीरियड की, तो 206 AD से लेकर के 300 BC तक, नहीं सॉरी 206 BC से लेकर के 300 AD तक, यानी 206 ईसा पूर्व से लेकर के 300 ईस्वी तक के जो भारतीय इतिहास पढ़ते हैं हम, उन सब की जानकारी मुख्य रूप से हमें मुद्राओं से प्राप्त होती है। लेकिन सिक्के तो हमें इससे भी पहले मिले है ना, तो जो इसके पहले के जो सिक्के मिले हैं ना, वो उस पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है और ना उन पर ऐसा कोई चिन्ह बना है कि इससे उसका मतलब हमें ठीक ठाक सा ज्ञान नहीं है। जो ये सिक्के मिले हैं ये आहत सिक्के कहलाते हैं, यानी कि पंचमार्क सिक्के कहते हैं उनको। आहत सिक्के मतलब क्या होता है, पंच करके जिनको बनाया गया हो, है ना, ठोक के बनाया गया हो, आहत करके बनाया गया हो। अब ये मुद्राओं का जो उपयोग था ना, वो दान दक्षिणा के लिए किया जाता था। यूज़ क्यों करते थे भाई, मुद्रा क्यों आई थी, तो दान दक्षिणा देने के लिए, क्रय मतलब कुछ खरीदने बेचने के लिए, या वेतन मजदूरी के भुगतान में उपयोग इसका होता था। आपसे पूछा जाएगा कि प्राचीन इतिहास में मुद्राओं का क्या प्रयोग था, क्या उपयोग था, क्यों भाई वो क्यों यूज़ करते थे मुद्रा, तो आपको बताना है मुद्राओं का उपयोग दान दक्षिणा, क्रय विक्रय तथा वेतन मजदूरी के भुगतान में होता था। शासकों की अनुमति से व्यापारिक संघों, यानी जो व्यापारिक श्रेणी होती थी, वो भी अपने सिक्के चलाते थे, वो उनके सिक्के भी चलते थे। शासक ने अनुमति दे दी, व्यापारी गए शासकों के पास, उन्होंने पूछा क्या हम ये सिक्के चला सकते, तो उन्होंने बोला उनकी अनुमति से, तो वो सिक्के भी चलाते थे। तो व्यापारिक संघ द्वारा भी सिक्के चलाए जाते थे, लेकिन उसमें शासक की अनुमति आवश्यक होती थी। सर्वाधिक मात्रा में मुद्राएं मौर्योत्तर काल की मिलती हैं, तो आपसे पूछा जाएगा कि सर्वाधिक मात्रा में मुद्रा कहाँ पे मिली हैं, कहाँ की, कौन से काल की हैं, तो आपको बताना है मौर्योत्तर काल की सर्वाधिक मात्रा में मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, जो कि सीसा, पोटीन, तांबा, कांसे, चांदी तथा सोने से बनी हैं। अब जो कुषाण शासक थे ना, उनके द्वारा जारी स्वर्ण सिक्कों में जहाँ सर्वाधिक शुद्धता थी, आपसे पूछा जाएगा कि जो सर्वाधिक स्वर्ण शुद्ध सिक्के कहाँ से, किस शासक के मिले हैं, तो आपको बताना है कुषाण शासक के स्वर्ण सिक्कों में सर्वाधिक शुद्धता थी और गुप्तों की अधिक मात्रा में मिले हैं। ये कन्फ्यूज़न बहुत होता है भाई कि देखो
आपसे अगर शुद्ध पूछा जाए तो कुषाण बताना है। और सबसे ज़्यादा स्वर्ण सिक्के किसके मिले हैं, मात्रा, अगर आपसे मात्रा पूछी जाए, क्वांटिटी पूछी जाए, तो गुप्तों द्वारा। तो जो सोने के सिक्के हैं वो सबसे ज़्यादा तो हैं गुप्तों के, और सबसे शुद्ध किसके हैं, कुषाण के। धातु के टुकड़ों पर ठप्पा मारकर बनाई गई बुद्धकालीन आहत मुद्राओं पर पेड़, मछली, सांड, हाथी, अर्धचंद्र आदि वस्तुओं की आकृति होती थी। कहने का मतलब यह है कि कोई भी जो धातु का एक टुकड़ा है उस पर जो ठप्पा मार के यानी कि ठोक करके जो मारकर जो बनाई जाती थी मुद्राएं, बुद्धकालीन आहत मुद्राएं, उन पर किस किस चीज़ों के चित्र बने हुए हैं, तो पेड़, मछली, सांड। ये पूछा गया कि बुद्धकालीन आहत मुद्राओं पर किन वस्तुओं की आकृति थी, तो आपको बताना है पेड़, मछली, सांड, हाथी, अर्धचंद्र मतलब आधा चांद, इन तरह की वस्तुओं की आकृति होती थी। ठीक है। अब मुद्राओं से तत्कालीन आर्थिक दशा तथा संबंधित राजाओं की साम्राज्य सीमा का भी ज्ञान हो जाता है। आप क्या कर सकते हो, जो मुद्रा है ना, जैसे हमें कोई मुद्रा मिल गई है तो उसमें ये पता चल जाता था कि उस समय की कैसी आर्थिक दशा रही होगी, या उससे संबंधित कौन से राजा का साम्राज्य सीमा कहाँ तक रही होगी। तो इनका भी पता हमें किसके द्वारा पता चला, मुद्राओं द्वारा, सिक्कों द्वारा। कनिष्क के सिक्कों से उसका बौद्ध धर्म का अनुयायी होना प्रमाणित होता है। यानी जो कनिष्क के सिक्के मिले हैं उनसे पता चलता है कि वह बौद्ध धर्म को मानता था। समुद्रगुप्त के कुछ सिक्कों पर युग बना है। समुद्रगुप्त के जो सिक्के मिले हैं ना, उनके कुछ सिक्कों पर क्या बना है, युग बना है, जबकि कुछ पर क्या बना है, अश्वमेध पराक्रम शब्द मिला है, जिसमें उसे बीणा बजाते हुए भी दिखाया गया है। इंडो यूनानी तथा इंडो सीथियन शासकों के इतिहास के प्रमुख स्रोत क्या हैं, सिक्के हैं। जो इंडो यूनानी शासक थे और जो इंडो सीथियन शासक थे, उनके इतिहास को जानने का प्रमुख जो सोर्स है वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ सिक्के। सातवाहन राजा सातकर्णी की एक मुद्रा पर जलपोत उत्कीर्ण होने से उसके द्वारा समुद्र विजय का अनुमान लगाया जाता है। क्या है, जो सातवाहन राजा थे ना सातकर्णी, उनकी एक मुद्रा या सिक्का मिला है, उस पर थोड़ा सा जलपोत बना हुआ है, यानी कि जल बना हुआ है, जल का एक आकृति बनाई गई है उनके बारे में। तो ऐसा लगा कि इन्होंने ज़रूर समुद्र पर विजय प्राप्त की थी, इसलिए इन्होंने अपने सिक्कों पर ऐसा निशान बनवाया है जलपोत का। ठीक है, तो उससे इस चीज़ का अनुमान लगा लेते हैं कि समुद्र पर उन्होंने विजय प्राप्त की थी, इसलिए सातकर्णी, जो सातवाहन राजा सातकर्णी थी, उनकी मुद्रा पर जलपोत उत्कीर्ण है। चंद्रगुप्त द्वितीय की व्याघ्र शैली की बनी थी, चांदी की मुद्राओं से उसके द्वारा पश्चिम भारत के शकों पर विजय सूचित होता है। यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के जो चांदी के सिक्के मिले हैं जो कि व्याघ्र शैली के हैं, उससे ये पता चलता है कि पश्चिम भारत में जो शक रहते थे उनको उसने चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा उनको हराया गया, शकों को, पश्चिम भारत के शकों को हराया गया और उन पर विजय प्राप्त की। इसकी जानकारी हमें उसके चांदी के सिक्कों जो कि व्याघ्र शैली में है उससे पता चलता है। वहीं अब बात करते हैं स्मारक एवं भवन की। तो उत्तर भारतीय मंदिरों की कला शैली नागर शैली कहलाती थी। यानी जो उत्तर भारत में जो मंदिर बनते थे और वो जो उनकी शैली थी, यानी वो जिस टाइप से बनते थे उसको क्या बोलते हैं, नागर शैली कहलाती थी। और दक्षिण भारतीय मंदिरों की कला शैली क्या कहलाती थी, द्रविड़ शैली के मंदिर कहलाते थे। तो आपसे कोई क्वेश्चन आए कि उत्तर भारतीय मंदिर की कला शैली कैसी थी, तो आपको आंसर करना है नागर शैली। फिर आपसे पूछा जाए और फिर दक्षिण भारत मंदिरों की कला शैली कैसी हुआ करती थी, तो वह द्रविड़ शैली के बने होते थे। जबकि दक्षिणापथ के वे मंदिर जिसमें नागर एवं द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रयोग हुआ है, उसको हम कौन सी शैली बोलेंगे, उसको बोलेंगे बेसर शैली, जिसमें नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनों का यूज़ किया गया हो उसको बेसर शैली बोलते थे। और जावा के बोरोबुदुर मंदिर, एक जावा में मंदिर है, याद रखना उसका नाम बोरोबुदुर मंदिर, वहाँ से 9वीं शताब्दी में महायान बौद्ध धर्म की लोकप्रियता प्रमाणित होती है। ठीक, वहाँ से क्या होता है, बौद्ध धर्म वहाँ पे बहुत ज़्यादा
माना जाता होगा या उसके ज़्यादा से ज़्यादा अनुयायी होंगे यानी फॉलोअर्स होंगे, इस बात की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? जावा के बोरोबुदुर मंदिर, जो कि 9वीं शताब्दी का है। अब बात करते हैं मूर्ति कला की। तो कुषाण काल, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल में जो मूर्तियां निर्मित की गई हैं उनसे जनसाधारण की धार्मिक आस्थाओं और मूर्ति कला का ज्ञान मिलता है। यानी कि जो भी हमको जो कुषाण का टाइम पीरियड था या गुप्त का टाइम पीरियड था या गुप्तोत्तर काल का टाइम पीरियड था, उनसे हमें कुछ मूर्तियाँ मिली हैं और उन मूर्तियों से हमको ये पता चला कि वहाँ की जो जनता थी या वहाँ के जो लोग थे, उनका धर्म में बहुत ज़्यादा आस्था थी और उनको मूर्ति कला का भी ज्ञान था, यानी वो मूर्ति बनाना जानते थे। इस बात की हमें जानकारी मिली उनकी मूर्तियों से। फिर कुषाण कालीन की बात करें तो कुषाण कालीन जो मूर्ति कला थी ना, वहाँ उसमें क्या हुआ, विदेशी प्रभाव ज़्यादा दिखाया हमें कि यहाँ पे विदेशी प्रभाव ज़्यादा है। वहीं गुप्तकालीन मूर्ति कला में क्या पता चलता है? परिलक्षित का मतलब होता है अच्छी तरह से बनी हुई, है ना, रिफ्लेक्टेड है एकदम। तो गुप्तकालीन जो मूर्ति कला है वो कैसी हैं? स्वाभाविकता परिलक्षित होती हैं, जबकि गुप्तोत्तर कला में सांकेतिकता अधिक है। यानी कि सिंबॉलिक टाइप कुछ ना कुछ, मतलब वो इशारा करते हुए या सिंबॉलिक टाइप की मूर्तियाँ हमें मिली हैं। तो कुषाण से हमें उसमें जो कुषाण काल से मूर्ति मिली हैं उसमें विदेशी प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलता है। गुप्तकालीन मूर्ति कला में परिलक्षित होता है, मतलब स्पष्ट रूप से बनी हुई है, रिफ्लेक्टेड है एकदम। और गुप्तोत्तर कला में सांकेतिकता यानी कि सिम्बोलाइज्म ज़्यादा देखने को मिलती है, सिंबॉलिक हैं ज़्यादातर। अब देखना, भरूच, बोधगया, सांची और अमरावती की जो मूर्ति कला है उसमें जन सामान्य के जीवन की यथार्थ झांकी मिलती है, यानी उस समय का कैसा जीवन काल रहा होगा, है ना, उनकी मूर्ति कला में वहीं दर्शा गया है। कहाँ, कौन कौन से स्थान पर? भरूच, बोधगया, सांची और अमरावती की जो मूर्ति कला है उसमें जन सामान्य के जीवन की यथार्थ, बिल्कुल एक्चुअल झांकी देखने को मिलती है। मूर्ति कला में आपको किस किस के काल के बारे में पढ़ना है और जगह कौन कौन सी? देखो, कुषाण काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, ठीक है, और कौन से? भरूच, बोधगया, सांची और अमरावती। अब बात करेंगे चित्रकला की। तो अजंता गुफा के बारे में सुना होगा, बहुत फेमस है, बहुत बार क्वेश्चन भी पूछा है। तो अजंता गुफा में उत्कीर्ण माता और शिशु तथा मरणासन राजकुमारी, उसमें उसमें दो चित्र बहुत फेमस हैं। एक चित्र है जिसमें क्या है, एक माँ है और उसके हाथ में उसका बच्चा है, यानी कि शिशु है। माता और शिशु, एक ऐसी चित्र मिली है हमें, कहाँ? अजंता गुफा के अंदर। और एक मरणासन राजकुमारी, एक किसका चित्र है? मरणासन राजकुमारी। इनके चित्रों की शाश्वतता सर्वकालिक है, यानी कि इसके विश्व विख्यात है, कहने का मतलब यह है, जिसमें गुप्तकालीन कलात्मक और तत्कालीन जीवन की झलक मिलती है, यानी कि हमें उस समय के जो भी जीवन कैसा रहा होगा उसके बारे में हम समझ सकते हैं। इसमें जो मरणासन राजकुमारी का चित्र है तो उसमें उसकी करुणामयी व्यवहार को दर्शाया गया है। अब बात करेंगे अवशेष की। कौन सा अवशेष मिले हैं? तो पाकिस्तान में जो सोहन नदी घाटी है उसमें उत्खनन द्वारा प्राप्त, खुदाई से कुछ पुरापाषाण युग के पत्थर और खुरदुरे हथियार या औजार का अनुमान लगाया जाता है कि भारत में 4 लाख से 2 लाख वर्ष ईसा पूर्व मानव रहता था। यानी कि जो पाकिस्तान में एक नदी है जिसका नाम है सोहन नदी घाटी, वहाँ पे खुदाई करी गई और उससे ये पता लगाया गया कि जो भारत में मानव जो रहता था ना, वो 4 लाख से लेकर के 2 लाख वर्ष ईसा पूर्व का होगा। 10 से 6,000 वर्ष ईसा पूर्व वह कृषि कार्य, पशुपालन, कपड़ा बुनना, मिट्टी के बर्तन बनाना तथा पत्थर के चिकने औजार बनाना सीख गया था। यानी ये अवशेष से हम ये मान सकते हैं कि 10,000 से लेकर 6,000 ईसा पूर्व का जो समय था ना, उस समय जो मानव था वो कृषि करना जानने लगा था, पशु पालना जानने लगा था और क्या जानता था? कपड़ा बुनना जानने लगा था और मिट्टी के बर्तन बनाना जानने लगा था। पत्थर का यूज़ करके पत्थर के जो चिकने औजार था वो भी बनाना सीख गया था, ऐसा अनुमान लगाया जाता है इन अवशेषों से।
फिर और एविडेंस मिले हैं, है ना। यानी कि किसके एविडेंस है ये? अवशेष। और क्या अवशेष मिले हैं? तो गंगा यमुना का जो दोआब है वहाँ पे काले और लाल मृदभांड और कुछ चित्रित भूरे रंग के मृदभांड प्राप्त हुए हैं। कहाँ पर? गंगा यमुना के दोआब पर। मोहनजोदड़ो में मृदभांड मतलब क्या होता है? मिट्टी के बर्तन, ठीक है। मोहनजोदड़ो में 500 से अधिक मोहरें प्राप्त हुई हैं। मोहनजोदड़ो में क्या मिला है? 500 से ज़्यादा क्या मोहरें प्राप्त हुई हैं, जो हड़प्पा संस्कृति के निवासियों की धार्मिक विश्वास और की ओर इंगित करती हैं। यानी कि मोहनजोदड़ो नाम का जो स्थान था हड़प्पा संस्कृति वाला, वहाँ पर क्या मिला है? 500 से ज़्यादा मोहरें मिली। इससे ये पता चलता है कि वो वहाँ पे धर्म में बहुत विश्वास करते थे लोग। फिर बसाड़ मतलब ये पहले इसका नाम क्या था? वैशाली। प्रारंभिक जो वैशाली थी वहाँ पे 274 मिट्टी की मोहरें मिली हैं। कौशाम्बी में व्यापक स्तर पर किए गए उत्खनन कार्य में उदयन का राजप्रसाद तथा घोषिता राम नामक एक बिहार मिला है। अब ठीक है, इसमें ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन बता देती हूँ मैं कि जो कौशाम्बी है वहाँ पर क्या मिला है, उसमें खुदाई की गई है। तो वहाँ पे उदयन का राजप्रसाद यानी कि उदयन का महल, राजप्रासाद मतलब क्या होता है? राजमहल, वो मिला है। और घोषिता राम नाम की एक वन या फिर बोल सकते हो पार्क मिला है। फिर अतरंजी खेड़ा आदि की खुदाइयों से ज्ञात होता है कि देश में लोहे का प्रयोग, अब लोहे के प्रयोग के लिए कि लोहे का प्रयोग इंसान कब से करने लगा था, तो जो अतरंजी खेड़ा वगैरह में जो खुदाई करी गई है उससे ये पता लगाया गया है कि जो लोहे का प्रयोग है ना वो देश में 1000 ईसा पूर्व के लगभग शुरू हो गया था। रोमिला थापर क्या कहती हैं? रोमिला थापर कहती हैं कि उनके अनुसार जो लोहे का उपयोग है वो 800 ईसा पूर्व में ही प्रारंभ हो गया था। रोमिला थापर क्या बोलती हैं? रोमिला थापर के अनुसार लोहे का उपयोग 800 ईसा पूर्व में आरंभ हो गया था। दक्षिण भारत में अरिकमेडु नामक स्थल की खुदाई से रोमन सिक्के, दीप का टुकड़ा तथा बर्तन आदि मिले हैं, जिससे ये पोस्ट हुआ है कि ईसा की आरंभिक शताब्दियों में रोम तथा दक्षिण भारत के मध्य घनिष्ठ व्यापारिक संबंध था। कहने का मतलब ये है कि जो आपका साउथ इंडिया है ना, दक्षिण भारत है, वहाँ पे एक जगह है जिसका नाम क्या है? अरिकमेडु। तो अरिकमेडु नाम के स्थान पर क्या की गई? खुदाई की गई। तो उसमें कुछ रोमन सिक्के मिले, रोमन के सिक्के मिले हैं। फिर क्या मिला है? एक दीप का टुकड़ा मिला, दीपक वगैरह नहीं होता जो, उसका टुकड़ा मिला है। कुछ बर्तन मिले। अब इससे क्या प्रूफ हुआ? तो इससे ये पोस्ट हुआ कि जो ईसा की आरंभिक शताब्दियाँ थी ना, जो शुरू में जो ईसा पूर्व की, उसमें रोम तथा दक्षिण भारत के बीच में क्या थे? एक व्यापारिक संबंध था। रोम और दक्षिण भारत में क्या हुआ करता था? बहुत ही ज़्यादा व्यापार हुआ करता था। उस चीज़ का अनुमान लगाया गया है। किस स्थल पर खुदाई कर गए? दक्षिण भारत में अरिकमेडु नामक स्थल पर, ठीक है। फिर साहित्यिक स्रोत हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको सब समझ आया होगा। इसके नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल हो जाएंगे। तो अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कि साहित्यिक स्रोत, वैदिक काल वगैरह ये सब पढ़ेंगे हम। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।